नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मुसलमानों का कौन सगा किसने ठगा, आज हर मुस्लिम को हमारी एक खास चर्चा देखनी चाहिए। यूपी मांगे उत्तर देखना चाहिए। आज यूपी मांगे उत्तर में हम यही उत्तर मांगेंगे कि मुसलमानों का कौन सगा और किसने ठगा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन जेल से उन्होंने इंडिया ब्लॉक को एक सख्त संदेश भेजा है। आजम खान ने अखिलेश यादव को अल्टीमेटम दिया कि जैसे सपा संबल मुद्दे को उठा रही है, वैसे ही रामपुर के मुद्दे को भी उठाए। आजम ने इंडिया ब्लॉक पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिमों की अनदेखी करते हैं। साथ ही आजम ने यह भी कहा कि दिखावे की हमदर्दी ना की जाए, मुस्लिमों के हितों की बात की उठाई जाए, वरना मुसलमान, ये लाइन सुनिएगा, वरना मुसलमान भविष्य को लेकर विचार करने पर मजबूर हो जाएगा। आजम के लेटर के जरिए बीजेपी ने सपा पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि आजम खान ने सपा और कांग्रेस का दिखावे वाला मुस्लिम प्रेम जग जाहिर कर दिया है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी अगर रामपुर की बात करती तो समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ा हो जाती। जो भी आजम खान जी के ऊपर आरोप लगे हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है। आजम खान का पत्र दरअसल समाजवादी पार्टी में गृह युद्ध की शुरुआत है। अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति अविश्वास है और जो इंडी गठबंधन में पूरे देश में अविश्वास पैदा हुआ है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसकी भी सुगबुगाहट का असर है। कि आजम खान साहब जेल में हैं, हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के संविधान प्रदत्त सभी लोगों के लिए बराबरी से लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। संभल की लड़ाई भी पूरे इंडिया गठबंधन ने साथ मिलकर के लड़ी थी। रामपुर की लड़ाई भी हम लोगों ने साथ मिलकर के लड़ी थी। और जहां जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ एट्रोसिटीज हो रही है वहां वहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए, मुसलमानों को कौन सगा किसने ठगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के महत्वपूर्ण सवाल, क्या आजम ने अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया है, एक हमारा सवाल है। क्या सपा से नाराज हैं आजम खान, अभी भी, पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। क्या राहुल अखिलेश को कर रहे हैं मुसलमानों की अनदेखी। क्या सपा मुसलमानों से दिखावे की हमदर्दी रखती है, यह आजम की चिट्ठी भी इशारा कर रही है। मुस्लिमों से वोट लेंगे, उनका विकास की बात कब करेंगे। यानी देखिए, कांग्रेस भी वोट लेती है, समाजवादी पार्टी को तो माना जाता है कि एक तरफा मुस्लिम वोट जाता है, लेकिन उनके विकास की बात कब करेंगे, आज यही सवाल हम चर्चा में करेंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ेंगे, अपने मेहमानों का हम परिचय कराएंगे। लेकिन चर्चा से पहले मैं एक बात कहूंगा, शायद ये बात, मेरी बात हिंदू लोगों को बुरा लगे, हिंदू युवाओं को बुरा लगे। एक बात माननी होगी कि मुस्लिम युवा, मुस्लिमों के बच्चे काफी हुनरमंद होते हैं, चाहे वो कार मैकेनिक हो, बाइक मैकेनिक हो, हर जगह आपको मिलेंगे। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में हो, वो गायकी के क्षेत्र में हो, एक्टिंग के क्षेत्र में हो। तो मुसलमान के जो बच्चे हैं वो हुनरमंद होते हैं, हाथ का हुनर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हिंदुओं के मुकाबले। बावजूद भी वो क्यों पिछड़े हुए हैं, यही तो बात होगी। ओपी सिंह रहेंगे प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ। आपको बता दें, हिलाल नकवी जी रहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए। हिलाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है। रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, जैसे ही जुड़ेंगे चर्चा में शामिल करेंगे। मेजर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। मुसलमानों को किसने ठगा और कौन उनका सगा है, क्योंकि आजम खान की चिट्ठी इशारा कर रही है कि सर आप भी सगे नहीं है उनके, उठाइए हमारा मुद्दा, आप हमारी अनदेखी कर रहे। देखिए, आपको याद होगा जब रामपुर में चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी ने प्रखरता से जो वहां जो प्रशासन द्वारा दबाव बनाया गया था, पुलिस ने जिस तरीके से वहां कार्रवाई करी थी, उसको वहां भी उठाया गया था। और अभी जो उपचुनाव हुए और जहां जहां 7 सीटों पर जहां जहां गड़बड़ियां देखी गई, समाजवादी पार्टी ने उस चीजों को उठाया। तो ये कहना कि हमने किसी एक जगह पे उठाया और किसी एक जगह नहीं उठाया, ये उचित नहीं होगा। हमने पूरी प्रखरता से। मेजर साहब, हमें याद है, लेकिन आपको याद है कि 27 महीने तक आजम खान से समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं मिलने गया, शायद आप भूल गए होंगे सर, जब वो जेल में बंद थे।
उनसे कोई मिलने नहीं गया, उनसे कई नेता मिलने गए थे। ऐसी बात नहीं है कि उनसे कोई 27 महीने तक मिलने नहीं गया था। उनसे समाजवादी पार्टी के बहुत से नेता मिलने गए थे, जो उनके हालचाल लेते थे और जो संदेश देना होता था, पहुंचाना होता था, वो काम भी करते थे। ऐसा नहीं है। और देखिए, एक बात यहाँ ये भी समझने वाली है कि जहां पे हमने प्रशासन, जब हमको दिखता है कि कोई ज्यादती कर रहा है, हम वहां अपनी बात को प्रखरता से उठाते हैं। लेकिन जहां कोर्ट कोई फैसला देता है तो हम उसके खिलाफ तो सड़क पे नहीं उतर सकते। वो सही भी नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कानूनी लड़ाई है वो तो कोर्ट में ही लड़ी जा सकती है। अगर हम उस पे सड़क पे उतर सर, संभल में भी तो यही हुआ था सर। संभल में भी तो सर्वे की बात हुई थी सर। हाँ, ये तो कोर्ट ने कहा। अब उस पर तो आप संसद में बवाल कर रहे हैं ना सर, आप जाने की जिद कर रहे हैं। पहले सर्वे हो गया था, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। हमने कब कहा कि सर्वे ही नहीं होना चाहिए? हमने जहां हम जो चीज संवैधानिक पहलू से हम देखते हैं, अगर हमको सही लगती है तो हम उस बात को उठाते हैं। लेकिन अगर कोई कोर्ट वर्डिक्ट देता है, जब फैसला देता है कोई कोर्ट, तो हम उसको मानते हैं, भले ही हमें वो चीज पसंद आए। हिलाल साहब के पास जाऊं उससे पहले मैं मेजर साहब, इस चिट्ठी को समझाइए ना थोड़ा। चिट्ठी के मायने क्या है फिर आजम साहब की चिट्ठी के? मुझे ऐसा लगता है कि आजम खान साहब को, जाहिर सी बात है, उनके साथ कुछ चीजों पे ज्यादती हुई है निश्चित रूप से। उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे लगाए गए जो बेवजह के थे, और जो कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि एक इतनी बार का सांसद, इतनी बार का मंत्री किसी की भैंस या बकरी तो चुराने से रहा साहब। अब ये तो किसी के भी गले नहीं उतरेंगे ऐसे मुकदमे। तो इन्हीं, जब वो एक चीज में उनकी बेल हो तो उनको दोबारा कुछ इस तरीके से मामले में फंसा दिया जाए, फिर उनको जो है बेल उनकी रुक जाए, तो कहीं ना कहीं वो दबाव और इतने समय से वहां पे रहने का दबाव तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर होगा ही, किसी भी व्यक्ति के ऊपर होगा। तो कहीं ना कहीं वही दबाव के चलते उन्होंने ये चिट्ठी लिखी। ठीक है हिलाल साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस, या यूं कहें कि इंडिया ब्लॉक, क्योंकि देखिए अभी तो इंडिया ब्लॉक के सर्वा आप ही हैं, बाकी तो आपको बदलने की मांग हो रही है। आप मुसलमानों की आवाज सही तरीके से नहीं उठा रहे, सीधे तौर पर आजम खान साहब ने आरोप लगाया। सर, आप मानते हैं कि वो सही कह रहे हैं या गलत? देखिए, पहली बात यह है कि किसको बदलने की शुरुआत हो रही है, किसके बदलने की बात की जा रही है, ये आप जानते हैं। अभी तक की कोई ऐसा पद ही नहीं है जिसको कि बदलने की बात की जाए, पहली बात ये। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जहां तक आजम खान साहब का सवाल उठता है, तो देखिए, जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन कई एक पार्टियां मिल करके हैं। इंडिया गठबंधन अपने आप में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम जो बात कर सकते हैं वो कांग्रेस की भी कर सकते हैं। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न उठता है, तो कांग्रेस जो है वो लगातार जहां कहीं भी मुसलमानों के साथ या दलितों के साथ या मणिपुर की घटना होती है, जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं होती है, कांग्रेस पार्टी जो है वहां जाती है और उनके साथ खड़ी होती है। जी। तो यहाँ पर कांग्रेस का एक बहुत ही स्पष्ट सा स्टैंड है। जिस किसी के भी खिलाफ सरकार जो है वो दमनकारी कार्य करेगी, जहां कहीं भी सरकार जो है वो भेदभाव का कार्य करेगी, वो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, कांग्रेस पार्टी जो है वो हमेशा जो है वो सरकार के खिलाफ खड़ी होगी और सरकार से लड़ाई लड़ेगी। तो यही काम जो है वो कांग्रेस कर रही है। अगर वक्त के अंदर वो मुसलमान आते हैं तो मुसलमानों के साथ खड़ी होती है, जिससे कि तो फिर आजम साहब चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? आजम साहब की चिट्ठी के फिर मायने क्या है सर? देखिए, आजम खान साहब ने जो चिट्ठी लिखी है वो समाजवादी पार्टी के है, और उन्होंने जो कुछ भी संबोधित किया है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को संबोधित किया है, जो कि उनके पास सही जानकारी नहीं है। शायद इस वजह से उन्होंने इस तरह की चिट्ठी लिख करके दी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगातार जो है वो जितने भी इस तरह के मुद्दे होते हैं उनको उठाती है। हो सकता है आजम खान साहब को अपनी पार्टी से और ज्यादा की अपेक्षा रही हो, इसके बारे में सही जवाब जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं। उन्होंने इंडिया गठबंधन का जिक्र किया ना सर, कि रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश रहा। जी हाँ, देखिए, इंडिया गठबंधन खामोश रहा जो है वो अपने आप में सही नहीं है। इंडिया गठबंधन जो है उसका कोई, इंडिया गठबंधन अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं, तो बहुत से राजनीतिक दल मिल करके जो है वो इंडिया गठबंधन बनता है। लीड तो अभी आप ही कर रहे हैं ना सर, हिलाल साहब, लीड तो आप ही कर रहे हैं ना। आपकी पार्टी उठाएगी तो आवाज दूर तक जाएगी, राहुल गांधी खड़े होंगे तो और भी दल खड़े हो जाएंगे पीछे। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम जो है वो लगातार आवाज उठा, ऐसा कहीं कोई। चलिए सर, आवाज कहाँ उठा रहे हैं? चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं सर, सच्चर कमेटी का क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि हम रहनुमा हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। सच्चर कमेटी का क्या हुआ? आपकी सरकार में आई, मनमोहन सरकार लेकर आई, 2006 में रखी गई, कहां है सर? आप बता दीजिए क्या किया। 14 तक तो आपने हुकूमत की ना सर।
देखिए शब्द जो है वो हमारे मुंह में ना रखें, जो हम कह रहे हैं उतना ही कहिए। हमने सीधा से ये बात कही है कि जहां कहीं भी किसी के भी खिलाफ सरकार दमन का कार्य करेगी, जहां कहीं भी सरकार असंवैधानिक कार्य करेगी, वो मुसलमान हो, वो पिछड़े हो, वो अनुसूचित जाति के हो, वो अनुसूचित जनजाति के हो, वो चाहे मणिपुर की घटना हो, हर जगह कांग्रेस जो है वो जाएगी जाके। अरे सर मैं तो पूछ रहा हूँ हिलाल साहब आपसे, अगर आप मुसलमानों के संग हैं तो सच्चर कमेटी की स्थिति तो बता दीजिए ना आप। हाँ बता रहे, उन सब के साथ हमेशा हम करेंगे, एक बात। दूसरी बात यह कि सच्चर कमेटी जब आई थी उसके बाद से लेकर के कांग्रेस ने लगातार सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग था मुसलमानों का, उनके लिए काम किया है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो शिक्षा का प्रतिशत है उसके अंदर मुसलमान जो है वो काफी बेहतर हो गए पहले के मुकाबले में। आज की तारीख में आर्थिक रूप से भी वो कुछ ना कुछ कार्य करने में सक्षम हो रहे हैं। और ये सवाल तो अब तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए ना। सच्चर कमेटी रिपोर्ट कांग्रेस के लिए नहीं आई थी, सच्चर कमेटी रिपोर्ट सरकार के लिए आई थी और उसके अंदर ये बताया गया था कि आज की तारीख में जो मुसलमान हैं उनकी वस्तु स्थिति क्या है। चलिए सर, तो 7 साल आपने कुछ 7-8 साल आपने कुछ नहीं किया, 7-8 साल तो आप ही लेकर आए, आपने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या फायदा सर? आप फिर अपना सवाल पूछेंगे। हिलाल साहब मेरा सवाल यही था, अब आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, लेकर आप आए 7-8 साल तक तो आप ही रहे वहां, फिर भी नहीं कर पाए, तो सर फिर आप जवाब क्या देंगे? वो जिस पर आप और मानते हैं विशेष वर्ग की पार्टी है, वो हिंदुओं की बात करती है। नहीं, जहां तक कि कांग्रेस का सवाल है वो सबकी बात है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब सच्चर कमेटी रिपोर्ट की बात की जाती है तो वहां के ऊपर कोई धार्मिक बात नहीं है, वो है भारत के अंदर एक बड़े वर्ग जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसको आगे लाने के लिए उन्होंने कुछ उपाय बताए थे। वो उपाय जो है वो किए गए। अब 7-8 साल में उसके सारे नतीजे आ जाए ऐसा संभव नहीं। और वैसे भी विकास की प्रक्रिया जो है वो किसी भी, चाहे देश की हो, चाहे समाज की हो या किसी क्षेत्र की हो, वो सतत। चले मैं लौटूंगा। दुर्गेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश जी, जो आजम खान साहब ने चिट्ठी लिखी उसके मायने क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि यहां कांग्रेस की तरफ से तो कहा जा रहा है यह इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ है। दुर्गेश जी अनम्यूट करिएगा। हुए खिलाड़ी हैं। जी 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 मैं वही कह रहा था कि आजम खान साहब जो है वो बझे हुए नेता है, बड़ी लंबी उनकी सियासत रही है और पिछले कुछ सालों से जबकि उनका वो जेल आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ और जिस तरह से उनको एक प्रताड़ित के तौर पर उन्होंने रखा, प्रताड़ित हुए भी, जाहिर सी बात है। तो अब उनको जब इस संभल में जो घटना हुई उसके बाद एक बहुत बड़ा अवसर उनको ये दिखा कि कहीं ना कहीं जो उनकी अपनी जो राजनीति है, जो उनकी पीड़ा लंबे समय से वो आरोप लगाते रहे कि भाई बेसिकली उनकी चिट्ठी का मामला जो है वो समाजवादी पार्टी पर है, इंडिया गठबंधन पर उतना नहीं है, वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और यादव परिवार पर है। क्योंकि जब जब भी उन पर मुसीबत आई, जी बिल्कुल, जब जब मुसीबत आई कहीं ना कहीं साथ नहीं मिला। जी हाँ, उनका पुत्र साथ नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है कि अब उनको ऐसा लगता है, जैसे एक चीज जहां पर ध्यान देने वाली है, आपने गौर भी किया होगा कि जिस तरह से चंद्रशेखर से उनकी मुलाकातें कुछ उनकी नजदीकियों की बात आ रही है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में वो दलित और मुस्लिम का एक नया जो है ना एक शिगुफा छोड़ने की फिराक में है और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में थोड़ी सी बिल्कुल। और देखिए उन्होंने चिट्ठी में इस बात का जिक्र भी किया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इंडिया गठबंधन अगर ध्यान नहीं दे रहा तो उन्होंने कहा कि वो विचार करना पड़ेगा, मुस्लिमों को विचार करना पड़ेगा। मेजर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेजर साहब, क्योंकि आप लोग जो बात कह रहे हैं, आजम खान साहब बहुत बड़ा दबदबा था सर, आप भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े लीडर जिनकी एक आवाज पर मुस्लिम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। 42 साल का रामपुर में राजनीति दबदबा, विधायक, सांसद, मंत्री, पत्नी, बेटा, सब कुछ खत्म हो गया और आप देखते ही रह गए सर, तो टीस तो आएगी ना सर? जाहिर सी बात है, जो उनके साथ कई चीजों पे अन्याय हुआ उसके लिए समाजवादी पार्टी ने और अन्य दलों ने और अन्य आवाम जो है, देश के लोग जो हैं, प्रदेश के, उन लोगों ने जगह जगह आवाज उठाई थी। लेकिन जो फैसले कोर्ट ने किए
अब उस फैसले पे कोई बात करना, उस पे टिप्पणी करना एक राजनीतिक दल के रूप में वो सही नहीं होगा। इसलिए हमने ऐसे मेजर साहब ठीक है, आप कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते, बताइए ना फिर कोर्ट में क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई खुद खड़े होकर मोर्चे पर कोई पैरवी करने जा रहा, वो अकेले मोर्चे पर लड़ रहे हैं। वो आप लगाते हैं कि बीजेपी ने तानाशाही की उनके साथ, लेकिन वो अकेले मोर्चे पर खुद लड़ रहे हैं। बताइए पार्टी क्या सहयोग करी है? चलिए आप बता दीजिएगा हमने ये सहयोग किया पार्टी की तरफ से। बिल्कुल पार्टी उनके साथ खड़ी रही, उनको जो भी जिस तरीके की मदद हम लोग दे सकते थे, जो मुनासिब थी कानून के दायरे के अंदर, वो हम लोगों ने दी है। और ऐसा नहीं है कि हमने जो है, और वही नहीं है, समाजवादी पार्टी के अनगिनत नेता हैं और कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में भाजपा सरकार ने बेवजह के मुकदमे लगा रखे। उन सब जगह पे समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रही है। वो तो आजम खान साहब एक बड़ा नाम है इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। वैसे अनेकों कार्यकर्ता है जिनके नाम लोग नहीं जानते, लेकिन समाजवादी पार्टी में रह के हम लोग तो जानते हैं ना कि हमारा जो लीगल सेल है, जो बाकी हम लोग उनके साथ खड़े हो सकते हैं, जो मदद कर सकते हैं, वो कर रहे हैं जी। ऐसी बात नहीं है। मेजर साहब, दुर्गेश जी ने भी जिक्र किया चंद्रशेखर रावण आजाद का। चंद्रशेखर आजाद की अभी मुलाकात भी हुई और ये मुलाकात उनके परिवार से भी मिलकर आए, उनकी पत्नी से भी मिले। तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं आजम खान आंखें दिखा रहे हैं या इशारा कर रहे हैं कि भैया अलर्ट रहिए, हम दूसरी तरफ भी विचार कर सकते हैं? और देखिए आजम खान के कहने पर कुछ असर तो है। आप इस इलाके में संभल, मुरादाबाद, इन इलाके रामपुर, इन इलाकों में उनकी बात वजन से सुनी जाती है। बिल्कुल सुनी जाती है, वो बड़े नेता हैं, उसमें उनका सम्मान है, आदर है। और वो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट की थी जब बीच में बहुत से लोग उनसे मिलने जा रहे थे और ऐसा एक माहौल तैयार किया जा रहा था मीडिया में कि अखिलेश यादव से उनकी दूरी हो गई है, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मैं समाजवादी ही हूं और अंत तक समाजवादी ही रहूंगा। तो कोई मिलने जाए वो एक शिष्टाचार है, लेकिन अगर वो इस लालसा में मिलने जा रहा है कि उनको जो है कुछ ना कुछ राजनीतिक लाभ वहां से मिल जाएगा, तो वो व्यक्ति अभी आजम खान साहब को जानता नहीं। ठीक है, सिंह साहब आ गए हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। सिंह साहब कैसे देख रहे हैं, ये आजम खान साहब की चिट्ठी आई है, इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ और इंडिया गठबंधन की भी तरफ, आप कैसे देखते हैं बीजेपी वाले? देखिए, इसका सीधा सीधा जवाब है, आजम खान ने अपने बयान से एक तीर से दो निशाना किया। एक तो ये कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का नेता आज भी मैं हूं, और दूसरा यह है कि मुसलमानों का असली हितैषी भी मैं हूं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने आज अखिलेश यादव पर बड़ा करारा उन्होंने प्रहार किया है और उनकी बात से यह स्पष्ट है कि अखिलेश यादव केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं, दरअसल वो मुसलमानों के हितैषी कतई नहीं है। और आजम खान के बयान के बाद बयान भी अखिलेश यादव जी को तुरंत इस पर टिप्पणी करना चाहिए था, लेकिन हम समझते हैं कि चूंकि उन्होंने बड़ा करारा हमला किया है, सटीक हमला किया है, तो अखिलेश यादव जी कतई उसका जवाब नहीं देंगे। दूसरी बात, ये बात सभी जानते हैं कि देश की आजादी से लेकर के अब तक मुसलमानों को मुस्लिम वोट बैंक के रूप में कांग्रेस हो, सपा हो, इंडिया गठबंधन हो, सबने उनको यूज किया, उनको उकसाया है, भड़काया, लेकिन उनका विकास कतई नहीं किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद मुसलमानों का आर्थिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, और यही कारण है कि केंद्र प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं का लाभ आज बिना भेदभाव के मुसलमानों को मिल रहा। और यही कारण है कि इनका पहले भी आजमगढ़, रामपुर, स्वार में सपने चकनाचूर हो चुके हैं, और ये जो उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव हुआ है जिसमें ये बहुत बड़ी बात, ये बड़ी बात है। मेजर साहब, सिंह साहब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। सिंह साहब मैं लौट रहा हूं। सिंह साहब देखिए, अभी तक अखिलेश यादव कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। अब देखिए, कम से कम सार्वजनिक चिट्ठी हो गई, उन्होंने सार्वजनिक संदेश भेज दिया, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी चुप हैं। बाकी मामले में तो बहुत जल्दी सोशल मीडिया एक्स पर नजर आते हैं, लेकिन ये चुप्पी इशारा कर रही है कि आजम के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं, कोई दिलासा भी नहीं दे रहे। कमाल है साहब। कभी जब आजम खान के पक्ष में बोलते हैं तो भाजपा वालों के पेट में दर्द हो जाता है कि देखिए आजम खान मुसलमान हैं इसलिए इनको बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब जब अखिलेश जी उनकी एक चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे तो अब फिर से पेट में दर्द हो गया। भाई कैसे ऐसे कैसे काम चलेगा कि जब बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं और जब नहीं बोल रहे हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं।
दोनों तरफ तो साहब ऐसे नहीं हो सकता ना। और लेकिन इस तरीके की जो बातें हैं, मैं समझता हूँ अखिलेश जी एक बहुत ही सजीव इंसान, गंभीर हैं और बहुत सम्मान करते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको जो भी कहना होगा वो डायरेक्टली जो है आजम खान साहब से ही बात करेंगे इस मुद्दे पे। जो भी सिंह साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ठगा है, सिर्फ मुसलमानों को ठगा है समाजवादी पार्टी ने, वोट लिया ठगा। अरे भाई साहब, इनकी पार्टी ने तो पूरे हिंदुस्तान को ठग लिया साहब। आप खुद बताइए ना, पेट्रोल कितने का था, आज कितने का हो गया, डीजल कितने का था, आज कितने का हो गया, सिलेंडर कितने का था, आज कितने का हो गया। जीएसटी काउंसिल ने 35% तो कर दिया जीएसटी, तो इसमें कौन खुश हो सकता है भाई साहब। इनकी सरकार में 2 ही आदमी खुश हैं, वही अडानी और अंबानी, बस तीसरा कोई खुश नहीं है साहब। ये खुद खुश नहीं है अंदर से, ये जानते हैं, लेकिन अब क्या साहब ये तो दावा कर रहे हैं कि हम भी मुसलमानों के हितैषी हैं, हमने तो देखिए हज का कोटा बढ़ा दिया, हमने तो 3 तलाक खत्म कर दिया। ये तो बहुत सारी बातें करते हैं मुसलमानों के लिए, हम तो आवास योजना दे रहे हैं, हम तो आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, और वो हिंदू को नहीं, वो मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो सभी को मिलेगा, जो देश का नागरिक है उनको मिलेगा, लेकिन इनके बहुत से नेता ऐसे कहते हैं कि मुसलमानों को जो वोटिंग का राइट है वो भी नहीं मिलना चाहिए। इनके यहाँ तो ऐसे भी हैं, इसे डिबेट पे मैंने सुना। तो इनकी बातों और उसको तो छोड़ ही दीजिए साहब। आज तो इनसे तो सभी परेशान है, इनसे तो ये खुद परेशान है। लेकिन साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर हिलाल साहब को जोड़ूं। देखिए, दुनिया जानती है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, इन्होंने मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है और उससे इन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, अपना विकास किया, अपने परिवार का विकास किया, मुसलमानों का कोई विकास नहीं किया। आज जो हम दे रहे हैं मुसलमानों को योजनाओं का लाभ, आपने खुद जिक्र किया है, आज हम आवास दे रहे हैं, आयुष्मान दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, मुफ्त कनेक्शन दे रहे हैं। ये इन्होंने क्या दिया था? कुछ दिया था। अब मुसलमान जाग चुका है और उसका परिणाम, अगर इनको आंख अब भी नहीं खुली है पीडीए का फर्जी नारा लगाने का, तो जो ये साहब जाग तो चुका है, लेकिन वो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। सिंह साहब मुसलमान जगा दिया इनने। सिंह साहब मुसलमान जाग तो चुका है, लेकिन वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। जगा ही देते हैं। ठीक है हिलाल साहब सुना आपने ओपी सिंह साहब को। ओपी सिंह साहब कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी सच्ची हितैषी है, बीजेपी योजनाएं दे रही है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने तो मुसलमानों को वोट के नाम पर ठगा। देखिए, ठगा किसने है ये तो आज अंतरराष्ट्रीय जगत में मालूम है कि भारत में किसने किसको ठगा है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो इससे ठगी की अगर जब बात करते हैं तो एक ही नाम सामने आता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें आती है कि इन्होंने दिया, अरे साहब सरकार है, सरकार ने जो है एक योजना चलाई, उस योजना के अंतर्गत सारे भारतीयों के लिए था। अब जब सारे भारतीयों के लिए था तो उसके अंदर मुसलमानों को भी मिला, हिंदुओं को भी मिला, सिख को भी मिला, ईसाई को भी मिला। तो इसके अंदर दिया कि क्या मतलब, इसमें क्या दिया? जो अल्पसंख्यक लोगों को एक अलग तरह से उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए जो ग्रांट आती थी, जो उनको एक अलग तरह से ऊपर उठाने के लिए कुछ सरकारी मदद मिल जाती, वो सब बंद कर दी। वो सारी मदद इन्होंने जो है वो खत्म कर दी है। तो इसलिए ये कहना कि हमने दिया है, तो एक तो ये कि देने की तो किसी की हैसियत ही नहीं है। जो मिलता है वो जनता का है और जनता ही के पास आता है। तो इस भ्रम में ना भारतीय जनता पार्टी रहे और ना ही कोई अन्य राजनीतिक दल रहे और ना ही कोई जनता रहे। ये सरकारी पैसा है और सरकार देती है। जो सरकार में होगा वो देगा। जहां जहां जो सरकार है वहां वहां वो सबको मिल रहा है। ठीक है, ये कभी भी इस तरह का। हिलाल साहब मेरा एक सवाल है, जो भी हमारे टैगलाइन भी है, मुसलमानों का कौन सगा, किसने ठगा। नहीं हिलाल साहब मेरा एक सवाल है, आप देखिए मैं एक पार्टी से आपसे इधर बात करना चाहूंगा। आप भी एक मुस्लिम है, आप भी जानते हैं एक मुश्त वोट कांग्रेस को पड़ता था मुसलमानों का। चलिए वक्त बदला, समाजवादी पार्टी के साथ भी जुड़ा, ऐसा नहीं है बीएसपी के साथ भी गया, लेकिन आपने लंबे वक्त तक काम किया मुसलमानों के हित के लिए। चलिए आपने कदम भी उठाए बहुत सारे, लेकिन आज भी स्थिति दयनीय क्यों है सर, आप बता पाएंगे? आप छोड़ दीजिए, आप एक प्रवक्ता, मैं एक मुस्लिम की हैसियत से आपसे पूछना चाहता हूं नकवी साहब। जेपी भाई, हम तो यहाँ पे कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह ही बैठे थे, उसमें भी आपने हिंदू मुसलमान ढूंढ लिया है। ये हमारे लिए मतलब स्तंभित कर देने वाली बात है। कांग्रेस की प्रवक्ता नाते हम जो भी बोल रहे हैं हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं और लगातार ये बात कर रहे हैं। हिलाल साहब आप मानते हैं मुस्लिम पिछड़ा है या नहीं? अभी मुस्लिम पिछड़ा है या नहीं? हाँ, हम बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित रूप से जितने भी पिछड़े हैं उनके सबके लिए काम किया है। और यही वो कारण था कि 10 साल के अंदर हम 13 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर के आए। और जाहिर सी बात है उसके अंदर जो जितना ज्यादा पिछड़ा था उसको उतना ज्यादा लाभ हुआ है।
तो हमारा काम जो होता है वो इस तरह से होता है। ये विश्व रिकॉर्ड अपने आप से बनाया कि 10 साल के अंदर दुनिया में कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर के आई हो। तो जो काम किया गया वो समस्त पिछड़ों के लिए किया गया, जिसके अंदर मुसलमान ज्यादा पिछड़े थे, निश्चित रूप से उनको भी लाभ मिला है। और हम यहाँ पे ये कहें कि साहब पिछड़ों को ऊपर लेकर के आ रहे थे, हमने मुसलमानों को भी दिया, हमने सिखों को भी दिया, हमने क्या, अरे भाई हमने भारतीय नागरिकों को दिया था। ये जो है ढूंढना एक काम नहीं, देखिए किसी की टीस आती है तो सर वो एक बड़ा सवाल है, वो पार्टी पर जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको एक मुश्त वोट भी पड़ता है। मेजर साहब ये सवाल, क्योंकि हिलाल साहब तो संतोष जवाब नहीं दे रहे। मेजर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एक मुश्त वोट पड़ता है आपको सर, चाहे कितना भी कर ले बीजेपी, चाहे कितनी भी बातें करे बीजेपी, समाजवादी पार्टी के साथ यूपी में मुस्लिम रहता है सर, क्योंकि ग्राउंड पर मैं कई हजार किलोमीटर घुमा हूं सर आपके यूपी में, लेकिन मुस्लिम जाता, ठीक है 2-4% जाता होगा इनको, लेकिन मुसलमानों के आज भी, और आपने कई बार राज्य में हुकूमत भी की, कई बार आपके मुख्यमंत्री रहे, ऐसी स्थिति में आज भी क्यों मुसलमान पिछड़ा है? फिर तो ठगा गया ना मुसलमान वोट के नाम पर सर। कहीं ना कहीं ये लगता है शिक्षा का अभाव कहीं ना कहीं रहा है, और वो चीज, लेकिन अब वो तो और बद से बदतर होती जाएगी भाजपा के राज में, क्योंकि इन्होंने तो जो एजुकेशन बजट है अगर आप देखें तो वो कम करते जा रहे हैं। ये नहीं, आपने तो सभी मुसलमानों को बैरिस्टर बना दिया था, सबको सरकारी जॉब दे दी थी, इन्होंने छीन ली। नहीं, इन्होंने ये सरकारी आंकड़े हैं जो मैं बता रहा हूं कि इन्होंने जो, तो मेजर साहब अपना भी तो बता दीजिए ना, आपने तो कई बार मुख्यमंत्री रहे, कई बार शासन किया यूपी में, कि भैया हमने तो इतने मुसलमानों का भला कर दिया था। नहीं तो हम जब कभी भी गिनाते थे तो हम हिंदू मुस्लिम करके कभी नहीं गिनाते थे, हम हमेशा यही बताते थे कि हम लोगों ने जो चीजें बनाई, जो एक्सप्रेस वे बनाया, जो मेट्रो चलाई, तो वो सबके लिए चला है। हमने ये नहीं कहा देखो इसमें हिंदू भी बैठेगा मुसलमान भी बैठे, ये तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए, समझदार के लिए इतना ही होता है कि जो भी व्यक्ति है वो बैठेगा उसमें। हम ये कभी नहीं बोलते थे इसमें ये बैठेगा वो बैठेगा, ये भी बैठ रहा है, ऐसी बातें जो है हम लोग कभी नहीं करते थे। और आप हाल की अब देखिए ना, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक टिप्पणी की इनके ऊपर कि भाई इतने लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, आप क्यों नहीं उनको नौकरी दे पा रहे हैं, क्योंकि रोजगार आज देश में है नहीं। और जब रोजगार कम होता है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की स्थितियां, परिस्थितियां दोनों बिगड़ रही हैं। अच्छे लोगों की कितनी परिस्थितियां खराब हो रही है, रोजगार है ही नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी, सिर्फ हम ही थोड़ी कह रहे हैं। ओपी साहब, इन्होंने तो स्थिति सुधारी थी, आपके राज में और खराब हो रही है मुसलमानों की। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और वो दर्द देखिए, वो दर्द आजम खान का भी निकलता है कि ये लोग तो आवाज उठा ही नहीं रहे, हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। देखिए ऐसा है कि पहली चीज तो यह है कि आजम खान ने जो टिप्पणी की है बहुत सही है, बहुत करारा उसने अखिलेश यादव जी के जो है राजनीति पर प्रहार किया, सपा पर और सारे इंडिया गठबंधन पर। इनको सही जवाब देना चाहिए। आपके जितने सवाल थे उसको कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जवाब नहीं दिया। जब कहते हैं कि हमारी सरकार बनने के बाद मुसलमानों की भलाई के लिए, उनके विकास के लिए इतने कदम उठाए, तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की 58 साल सरकार रही। ये क्यों नहीं सीना ठोक के बोलते कि हमने मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति की थी तो हमने इनको दिया। अगर इनको नहीं दिया, देखिए एक टिप्पणी और भी ये कर रहे हैं दोनों लोग, कहा है कि इनको क्यों दे रहे, इसका मतलब कि जो गरीब मुसलमान है, जो गरीब दलित है, जो गरीब पिछड़ा है, उसको जो अनाज दे रहे हैं, जो उसको सारी योजनाओं का लाभ, उनको बंद कर देना चाहिए, सबको बंद कर देना चाहिए। पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को कोई ध्यान नहीं दे। दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई जवाब नहीं है, इन्होंने केवल मुस्लिम वोट बैंक का राजनीति किया। ठीक है हिलाल साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे दुर्गेश जी का एक रिएक्शन लेना है। ठीक है सिंह साहब रुकिएगा, हिलाल साहब कुछ कह रहे हैं। ओपी सिंह साहब अभी रोना पड़ेगा आजम खान के लिए, इतना दर्द छलक रहा है उनके दिल में। आजम खान साहब ने जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी की पर अगर हम बात करते हैं तो आजम खान साहब ने तो बहुत सी टिप्पणियां की हैं। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी टिप्पणी की है और लगातार वो टिप्पणी करते रहे हैं, तो टिप्पणी तो उन्होंने आजम खान साहब से बहुत सी की है। ये बात है सिंह साहब, आप पर भी टिप्पणी की, ऐसा नहीं है, वो मंदिर मस्जिद का भी जिक्र कर रहे हैं, वो जिक्र कर। मैं दुर्गेश जी देखिए, आप ये ठीक है हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, लेकिन आपकी वो जो लाइन है और वही लाइन है जो अभी हाल ही में चंद्रशेखर की मुलाकात हुई, कहीं ना कहीं आंखें भी दिखा रहे हैं आजम खान साहब। आजम खान साहब इशारा कर रहे हैं कि हमारे पास विकल्प है भाई। आप हम कहां थे, 42 साल तक हुकूमत की, एक राज चलता था, आजम खान का सिक्का चलता था, भैंस चोरी हो जाती तो थाना उठकर उनकी भैंसें ढूंढने लग जाता था, आज वो गायब है।
तो कहीं ना कहीं ये इशारा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आजम खान जिस तरह से एक तरह से कॉर्नर महसूस कर रहे हैं खुद को, और उनका जो आरोप ये पहली बार नहीं है, उन्होंने इशारों में कई बार जो है यादव परिवार पर, अखिलेश यादव पर, मुलायम सिंह यादव पर और उन सब लोगों पर उन्होंने एक आरोप गढ़े हैं। हाँ, कभी नाम लेकर के, और इस बार उन्होंने जो ये पत्र लिखा है वो इंडिया ब्लॉक की बात भले उन्होंने कही हो, लेकिन यहाँ पर इंडिया ब्लॉक न समझा जाए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी समझा जाए, और ये उनका तीर जो है निशाने पर लगा है। बिल्कुल, तीर निशाने पर, और कहीं ना कहीं इस तीर के सियासी मायने भी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में नहीं, लेकिन एक सबसे बड़ी